जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटर परीक्षा 2023 फिजिक्स का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में 100% लड़ेगा इससे, ठीक ना। बस सिर्फ आप लोग याद अभी से ही करते जाओ, एग्जाम में पक्का 35 में 35 आप लोग जरूर बना कर के आओगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए, फाइनल परीक्षा 2023 के लिए है ये। ओनली VVI जिसको हम लोग कहते हैं TTI, ठीक ना। TTI किसको कहते हैं आप लोग जानते होंगे, वो है ये सब ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी इसका टेस्ट पर डे शाम 7 बजे दिया कीजिए, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज में करा दिया हूँ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए संरक्षी, ऑप्शन नंबर बी असंरक्षी, ऑप्शन नंबर सी कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? तो वो होता है संरक्षी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरक्षी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सब देखो, ये जो क्वेश्चन है वो कम से कम अभी तक तो 10 से 15 बार लगभग में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक ना। सभी इम्पोर्टेंट रहेगा, बस आप लोग याद करते जाओ। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम ऋण आवेश देंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जब किसी वस्तु को हम ऋण आवेश दे देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए ये जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु को हम ऋण आवेश देंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी फैराड, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलम। और कहीं कहीं पर कूलम ऐसे भी रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कूलम ये भी सही है और कूलम यह भी सही है, ठीक ना। तो दोनों तरह का रहता है कभी कभी। तो देखिए आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा है आवेश की विमा है, विमीय सूत्र। ऑप्शन नंबर ए AT, देख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में है AT ऐसे करके लिखा हुआ, सब है बड़े अक्षर में। ऑप्शन नंबर बी LAT, ऑप्शन नंबर सी AT इनवर्स। AT इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं? A/T, ठीक ना। ऐसे ऐसे भी रह सकता है कहीं कहीं पर, ठीक ना। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी है AT-2। बताइए आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश का बीमा क्या होगा? वो हो जाएगा AT, ठीक ना। ये भी बहुत बार पूछा, यानी कि इसमें जो जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, लगभग में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करेंगे, आवेश देंगे उसको, तो उसका जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करेंगे, ठीक ना, तो उसकी जो त्रिज्या होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है या बढ़ जाता है, बताइए। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है, ठीक ना। देख लीजिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या होगा। देख लो, अगर जहाँ पर भी z अक्ष इस तरह से दिखाई दे z अक्ष, तो ये इसका जो तल होगा वो हो जाएगा xy, ठीक है। देख लो, अभी यहाँ से समझ लो, यहाँ पर z के जगह पर कुछ भी हो सकता है। z अगर रहता है तो उसका तल क्या हो जाता है, xy। अगर ये इस z के जगह पर y अक्ष रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मान के चलो z के जगह पर y है, ठीक है ना, तो y हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, xz, ये हो जाएगा। अगर मान के चलो कि यहाँ पर x अक्ष है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या हो जाएगा। यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, x है तो क्या हो जाएगा, yz तल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। x y z तीनों में बता दिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या होगा, y एक्स वाई तल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्स वाई तल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए गोले के द्रव्यमान के, ऑप्शन नंबर बी गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर सी गोले के आयतन के, ऑप्शन नंबर डी गोले के सतह के क्षेत्रफल के। किसी वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 0 से, 0.5 से, 1 से, 2 से। तो देखिए, किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा और हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सी हो जाएगा 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। उपग्रह संचारण में, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर सी गामा तरंगे, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि कौन सा भाग, तो सूक्ष्म तरंग का भाग प्रयुक्त किया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति का प्रास है। टेलीविजन में यानी कि टीवी में, टेलीविजन के जगह पर भी टीवी भी लिख सकता है, ठीक ना। तो उपयुक्त आवृत्ति प्रास है तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलन,
ऑप्शन नंबर सी विमोडुलन, ऑप्शन नंबर डी ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलन, ऑप्शन नंबर बी मॉडुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाँ देख लीजिए सेम आ गया है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, हम बताए थे टेलीविजन के जगह पर टीवी भी लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम दे दिए यहाँ पर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है जीएपी गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल और हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल और पीला, ऑप्शन नंबर डी लाल और बैगनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश जो उत्सर्जित होता है वो लाल और हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है, घटता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है गामा किरणें कई उच्च वेधन क्षमता के जगह पर शक्ति भी रहता है, ठीक ना। उच्च वेधन शक्ति का कारण है, ऑप्शन नंबर ए कम तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी अधिक तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी आवेश का ना होना, ऑप्शन नंबर डी अधिक आवेश का होना। तो गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण हो जाता है कम तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी केवल विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है बीटा किरणें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे से, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण से, ऑप्शन नंबर डी लेजर से। तो जीवाश्म का जो आयु पता किया जाता है वो कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है, ठीक ना, कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर, क्या कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर विखंडन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर संलयन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 21 नंबर, कह रहा है माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन नंबर डी श्रव्य परास से कम। माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तो वो हो जाती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर, कह रहा है निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, किसमें, एक्स किरण में, कैथोड किरण में, एक अल्फा किरण में, गामा किरण में। तो महत्तम वेधन क्षमता किसमें होता है, तो होता है गामा किरण में। एक ये क्वेश्चन हम फिर से दोहरा दिए, ये क्वेश्चन था उल्टा, गामा किरणें किस वेधन क्षमता किसमें होती है, तो हम क्या बताए थे गामा किरणें में, ठीक ना। ये क्वेश्चन उल्टा हम इसलिए दे दिए कि आप लोग को कंफ्यूज ना हो, गामा किरणें हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23, कह रहा है
किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणें। तो किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है यानी कि अधिक होता है? तो वो किसके लिए? तो वो रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति क्या पुष्टि करता है? व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण। क्या पुष्टि करता है? तो वो पुष्टि करेगा प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति क्या पुष्टि करता है? तो पुष्टि करता है ध्रुवण को, ना कि व्यतिकरण को। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? सतत, और यहाँ पर संतत लिखा गया लेकिन सतत होगा, तो ऐसे करके भी कहीं कहीं पर रहेगा, ठीक ना। सतत रेखिक स्पेक्ट्रम क्या होगा यहाँ पर? काली रेखा का स्पेक्ट्रम, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर, ये भी सेम ही है। चलिए अब 27 नंबर मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।